नमस्कार दर्शकों। बजट 2023-24 का प्रोसेस कल से शुरू होने वाला है। प्री बजट मीटिंग्स जो बजट को लेकर के इम्पोर्टेंट रहता है उसका प्रोसेस कल से शुरू होने वाला है। और जम्मू कश्मीर के लिए बजट कैसा हो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अनिल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, अरुण गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ साथ जम्मू यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर मनोज भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ ललित महाजन भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बीबीआई है, बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। आप सबका स्वागत है। शुरुआत मैं अरुण जी से करूंगा। अरुण जी, आप किस तरह का बजट सोचते हैं, और पहले बजट में आपको क्या लगता था कि क्या खामियां थी जो इस बार नहीं होनी चाहिए? विनोद जी, पहले तो मैं आपका नमस्कार करना चाहूंगा आप सबको जो जी, जो भी इस प्रोग्राम में पैनल पे जुड़े हैं। हुए और हैं। मैं ये जरूर चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जो है हमेशा बजट की जब भी हम चर्चा करते हैं, तो हमारी तरफ से जब बजट के लिए हम लोग मिलते हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ मिलते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि भाई जो भी डिमांड्स हम दें जी में, जो भी हमने डिमांड्स रखी, डिमांड जो है, और आपके माध्यम से मैं दो तीन चीजें जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जी बजट का जी फोकस जो है हमेशा इंडस्ट्री पे रहा है। क्योंकि मैंने बार बार एक बात कही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इस बजट में जो जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर चाहे चाहे वो गंग्याल है, चाहे वो बड़ी ब्राह्मणा है, मतलब यहाँ पर लोगों को काम करते करते मेरे ख्याल में किसी को 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए। तो ओनरशिप राइट जो है, ये मेरा फोकस जो है हमेशा रहा है कि इन लोगों को मतलब ये ओनरशिप राइट मिलना चाहिए। ताकि देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं, क्योंकि यहाँ पर जी कोई ऐसी कोई बिग इंडस्ट्री नहीं है जिसकी वजह से, क्योंकि अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि जिसकी वजह से जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो सरवाइव जी करती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई यूनिट नहीं है। हमने हमेशा कोशिश की है और मैंने अपनी तरफ से यही डिमांड रखी है कि कोई इस तरह का एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर भी हो, ताकि यहाँ पर जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो भी सरवाइव कर सके। और जी ट्रेडर्स के लिए मैंने हमेशा ये कहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो लिमिट है ई वे बिल की वो है 50,000। जी कई जी जी स्टेट्स ने इसको बढ़ा करके लाख कर दिया है, कईयों ने इससे भी बढ़ाया है, 1 लाख से भी जी ज्यादा किया है। जी लेकिन क्योंकि हमारा जो प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, इसमें जी हालात ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी अभी आप देखिए कि किस तरह से रास्ते बंद थे, और रास्ते बंद होने की वजह से 10-10 दिन गाड़ियां जो है वो रास्ते में खड़ी रही। और जी ऐसे हालात में अगर हम लोग ये सोचते हैं कि ई वे बिल जी की वजह से हम लोग जो हैं हमारे व्यापारियों को पेनलाइज करें, वो बिल्कुल गलत है। और मैंने अपनी तरफ से एक डिमांड रखी है, बार बार मैं ये बात कहता हूं, क्योंकि हमारी सिचुएशन को देखना चाहिए। यहाँ पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर पहुंचने में कितने कितने दिन लग जाते हैं। और जी दूसरा ये है कि यहाँ पर वक्त बे वक्त जो है वो लाइट भी बंद रहती है। जी अभी की चलो मैं समझता हूँ कि काफी इम्प्रूव हुई है। और मेरी ये डिमांड है कि 50,000 जो लिमिट है ई वे बिल की, उसको बढ़ाना चाहिए, उसको 1 लाख तक करना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि अभी तो पैकेज जो है वो जरूर आया है, प्रधानमंत्री जी ने पैकेज दिया है, बड़ा अच्छा है, 28,000 करोड़ रुपए का। हम भी सुन रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ती चली जा रही है। अभी हमारे माननीय गृह मंत्री आए थे तो उन्होंने कहा कि अभी जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, जी जो 55,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर जी पहुंच गई है। लेकिन अभी उसकी क्या इस समय सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो हमें नहीं पता है। जी लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग इस समय इंडस्ट्री है उसके लिए कोई जी स्पेशल पैकेज देना चाहिए, उसके सर्वाइवल और रिवाइवल के लिए। चलिए क्योंकि बहुत चलिए सारी ऐसी चीजें जी हो रही हैं, जी जी बहुत सारी चलिए ऐसी चीजें इस समय। अरुण जी, अरुण जी, मैं जी। ललित जी आपके पास जाने से पहले मैं डॉक्टर मनोज भट्ट से जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर में कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार कम होता जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होने से
एरिया की ग्रोथ कम हो जाती है। देखिए, ये 2-3 चीजों पे है, बिकॉज मैं जब इसके बजटरी एक्सरसाइज में रहा जी, तो मैंने देखा कि स्टेट का जो अपना रेवेन्यू कलेक्शन है वो बड़ा कम है। हाँ, बहुत कम है, और बहुत बहुत कम है। तो उसमें हम मोस्टली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और सेंट्रल ग्रांट्स और प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज, इनमें हम डिपेंड करते हैं। जी, अब और दूसरा ये भी है कि जो गवर्नमेंट का मोस्टली बजट बनाने का जो तरीका होता है, वो जो पुराना खाका होता है उसी में ही 10-15% का बढ़ाकर इंक्रीज करके वो उस तरह से बनाते हैं, विच इज मतलब जो अभी तक होता आया उसी में ही 10-15% का कुछ इंक्रीज किया और वैसे बना दिया। जी, अब मामला यूं है कि यहाँ की जो पुरानी एक्सरसाइजेज हैं जी, उनका भी कोई पूरा रोड मैप, जो मतलब जो भी आज तक में जो डेटा रिलीज है वो प्रॉपर ढंग से हुआ नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीजें भी अपने आप में दिक्कत देती हैं, बिकॉज हम ये तो जाने कि पहले कि 19-20, फिर 20-21, 21-22, 22-23, मतलब ये सारे डेटा हमारे पास होने चाहिए ना, तभी तो उसके बाद हम आगे की बात बताएंगे। अब मामला यूं है कि गवर्नमेंट का एक और पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि पहले साल तो कोविड हो गया पहले फाइनेंस कमीशन में, उसके बाद से ये सोच रहे हैं कि फिस्कल डिसिप्लिन लाया जाए और जो फिस्कल डेफिसिट है उसे 3% पे करेंगे। अब मामला यूं है कि कुछ चीजों में मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि फिस्कल डेफिसिट इतना कम क्यों कर लेना, क्योंकि स्पेशली क्योंकि मोस्ट जो सारे राज्य हैं हिंदुस्तान के, उनकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे में अगर खर्चा कम करेंगे तो होता क्या है कि कटौती बाकी जगह तो होती नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, केपेक्स में ही हो जाती है, तो नया इन्वेस्टमेंट आता नहीं है। तो ये अपने आप में एक दिक्कत की बात है, जो मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हमें देखना चाहिए कि हमारे राज्य को क्या मतलब यूनियन टेरिटरी को क्या जरूरत है, उस प्रकार से हमें इस बात को देना है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने यूनियन टेरिटरी बना तो दी, मगर जो टैक्सेशन है, जो सारे टैक्सेशन है, उसमें जो बेनिफिट्स होने चाहिए थे, चाहे वो कंज्यूमर्स को या वो ट्रेडर्स को, वो यूटी वाले नहीं है ना। जी, जी, मतलब अगर आप कंपेयर करें तो फिर वो सारी चीजें यूटी वाली होनी चाहिए थी, सो वो यूटी वाली नहीं है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी दिक्कत की चीज है। तो अब क्या है कि सिर्फ एक वादा सा है कि एक समय आएगा जब हम इसे दोबारा स्टेट बना देंगे। अरे जब आप स्टेट बनाएंगे तब बनाएंगे, लेकिन फिलहाल जब तक स्टेट नहीं बनाई है और जब तक ये यूनियन टेरिटरी है, तो सारे बेनिफिट्स जो कि एक यूनियन टेरिटरी के होते हैं, चाहे वो कंज्यूमर्स के हों चाहे वो ट्रेडर्स के हों, वो उनको मुहैया कराए जाएं। जी, जी, जी डॉक्टर। तो दर्शक अभी हमारे पास, मैं उनको बता दूं कि बजट 2023 का अगर बजट एट ग्लांस में देखें तो 37% कैपिटल एक्सपेंडिचर, 37% में विकास कर सकते हैं, बाकी 63% जो है सैलरी में जाता है। उनको भी अगर मैं बाइफरकेट करूं तो 19% अदर्स में जाता है, सैलरी 29%, टोटल बजट की 29% हम सैलरी देते हैं, 9% हम पेंशन देते हैं, पेंशन कंपोनेंट में जाता है, 6% जो है इंटरेस्ट कंपोनेंट में जाता है, तो 63% भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ललित जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जब प्री बजट मीटिंग्स होती हैं, जो आप अपनी रिकमेंडेशंस देते हैं, जो अपनी सिफारिशें देते हैं, मुझे लगता है कि सरकार उस पर पूरी तरह से गौर नहीं करती है, क्योंकि जब तक स्टेक होल्डर्स के पास। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, प्री बजट मीटिंग तो हर साल होती है, और एक चीज मैंने देखा था कि प्री यूटी स्टेटस में जब प्री बजट मीटिंग हमारी फरहान मिनिस्टर साहब के साथ होती थी ना, तो वो लोग हमारे जो इश्यूज होते हैं उनको कंसीडर करके, और इवन प्री बजट मीटिंग के बाद पोस्ट बजट मीटिंग भी की जाती थी, कि जिसमें भी हमारे जो इश्यूज थे उसके ऊपर क्या क्या एक्शन टेकन हो रहा है, बजट में उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है। अब तो होता है जी, प्री बजट मीटिंग जो होती है, ये तो एक उन्होंने मेरे ख्याल से ये फॉर्मेलिटी से बुलाते हैं, हमारे से सजेशन लेते हैं, उसके बाद क्या कि उसके ऊपर जो क्या एक्शन होना है उसके बारे में स्टेक होल्डर से कोई उसके बाद कंसल्टेशन नहीं की जाती, उठा के एकदम जो भी कोई उन्होंने उसमें ना वो ले लेते हैं। विनोद जी, आपने बात की, आज हमारे बजट का अगर 29% सैलरी में जा रहा है और 9% आप पेंशन में जा रहा है, इसका मतलब 38% तो हमारी स्टेट का जो बजट का जो
गवर्नमेंट एम्प्लॉई की सैलरी के लिए। मैं जी कहता हूँ कि अगर हम अच्छा आपने 37% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे डाल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ द बजट, जो फिजिकल बजट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर जम्मू कश्मीर के लिए कोई एक्स्ट्रा डेवलपमेंटल वर्क कर रही है तो वो हमारी स्टेट के बजट में उसको क्यों लाना चाहिए? पहली चीज है, सबसे चीज है, क्योंकि अगर आप हम इंडस्ट्री की बात, मैं अरुण जी को बात को बिल्कुल इंडोर्स करता हूँ। आज गवर्नमेंट प्राइवेट लैंड को फ्री होल्ड के ऊपर इंडस्ट्री वालों को देने को इन्होंने नोटिफाइड कर दिया, तो जो लोग ऑलरेडी 50-50 साल से 40-40 साल से जिनको लैंड दे रखी है उनके ऊपर हमारी इतनी हमने रिक्वेस्ट की आप हमारे को फ्री होल्ड कर दो, उसकी तरफ कोई सोचता नहीं है। और गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट फ्री होल्ड करती है उसको फ्री में फिक्स करती है, वो जो पैसा आता है उस पैसे को ये लोग नए इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप करने में लगाएंगे। आप आज की डेट में आप देखिए इन्वेस्टर हमारा वापस जा रहा है, क्यों? यहाँ पे उल्टा सिस्टम देखा है मैंने, पहले जी लोगों से पैसे लेंगे फिर इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप करेंगे। अरे पूरी कंट्री में मैंने तो कहीं देखा नहीं आज तक, पहले के स्टेट को जितनी स्टेटों में इंडस्ट्री को इनवाइट करते हैं वो पहले इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करते हैं फिर इंडस्ट्री को बुलाते हैं, जी ये लो जी आप इंडस्ट्री, आप पैसे तो लैंड ले लो जी। यहाँ पे अब नया सिस्टम बना दिया कि नहीं जी इंडस्ट्री डेवलप होगी, पहले आप पूरा प्रीमियम हमको दे दो, और लैंड कब दोगे इसके बारे में कोई। आप मेरे को बताइए आज की डेट में अगर मैंने एक इंडस्ट्री लगानी है, मैं पैसे लेके दे देता हूँ बाकी और मेरे को 2 साल के बाद लैंड मिलेगी तो क्या मेरी इंडस्ट्री वायबल रहेगी? आज जो इन्फ्लेशन मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है ये नीचे नहीं आने वाला। अगर हमारा मेरा प्रोजेक्ट कास्ट जो आज है वो मेरा प्रोजेक्ट कास्ट आज के 2 साल के बाद सेम रहेगा। दूसरी चीज का 2 साल के बाद मार्केट स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या मैं तो हो सकता है मैं उस टाइम सोचू जी चलो यार मेरे वायबल नहीं है, मेरे पैसे वापस कर दो, तो मैं तो नहीं लगाता। आज आपके नॉलेज के लिए बता दूं 28,400 करोड़ का पैकेज जो उन्होंने अनाउंस किया 1.5 साल हो गया, उसके अगेंस्ट इन्होंने अभी तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने 66 केसेस को अप्रूवल दिया है, जिसको रजिस्टर किया है। और मेरे ख्याल से उसकी जो वैल्यू है ना तो नॉट मोर देन मेरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1,000-1,500 करोड़ से ऊपर नहीं है। 28,400 करोड़ की आप बातें करते हो, 1,500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई आपके पास आई है इस 1.5 साल के अंदर। क्यों? इन्वेस्टर को जमीन जो इन्वेस्टर लोगों ने अप्लाई किया, मैं गवर्नर साहब बड़ी तारीफ करूंगा, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पहले थे उनकी तारीफ करूंगा, उन्होंने इतनी मेहनत की लोगों को बुला के लाए जी। पर यहाँ पे जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने जो लैंड की आइडेंटिफिकेशन किया, कभी आप जाके देखिए वहाँ सेमी हिल लैंड डेवलप सेमी हिल लैंड पर ले ली स्टेट से, उसके ऊपर क्या हुआ जी राम जी अभी तक उसकी डेवलपमेंट के टेंडर नहीं हुए। आप खुद बताइए, मैंने कितनी बार इनको बोला जी कि आप टेंडरिंग के प्राइवेट पार्टीज को दे दो। फिर दूसरी बात आ गई फिजिकल इंसेंटिव। फिजिकल इंसेंटिव्स में हमने इनको कई बार बोला कि आप नई इंडस्ट्री को इंसेंटिव दे रहे हो, पुरानी को इंसेंटिव नहीं दे रहे, तो आपस में कंपटीशन करवा दोगे। हमारी तो ये डिमांड है कि एट बार रखना चाहिए। अगर आप जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैकेज आए थे उसमें ललित जी मैं अरुण जी मैं अरुण जी से जानना चाहूंगा। अरुण जी अगर आपको प्री बजट मीटिंग में बतौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रेसिडेंट बुलाया जाता है, आपकी टीम को बुलाया जाता है, तो आपकी क्या इम्पोर्टेंट डिमांड्स रहेंगी? अरुण जी से पूछ। देखिए बहुत सारी विनोद जी ऐसा है, नहीं ललित जी मैं अरुण जी से पूछ रहा हूँ जी। विनोद जी ऐसा है कि जैसे ललित जी ने कहा, इस लैंड पॉलिसी के लिए मैं पिछले 1 साल से गवर्नमेंट के साथ फाइट कर रहा हूँ कि इसको करेक्ट करिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट जो है जो हम चाहते हैं वो नहीं आ पा रही है जी। जो इन्वेस्टमेंट जहां पर आनी चाहिए, क्योंकि लैंड पॉलिसी जो है ना सर्किट रेट और जो इंडस्ट्रियल रेट है उसमें काफी डिफरेंस है। तो मेरी फाइट इस बात को लेकर के बार बार हो रही है और बार बार मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उसके बारे में। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ अभी भी जब चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई है तो उन्होंने अश्योर किया है 1 महीने के अंदर अंदर। अब उस बात को 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन बाकी हैं, देखते हैं 1 महीने के अंदर अंदर इसका क्या रिजल्ट आता है। दूसरा ये है कि मेरी सोच जो है, देखिए अभी कि मैं ये जो बातचीत चल रही है फिजिकल डेफिसिट की बात चल रही है, जो एम्प्लॉइज की जो सैलरीज है उसकी बात कर रही है। देखिए ये गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी कि हमने कितने एम्प्लॉय रखने हैं, कितने इनको हमने बाहर निकालना है, लेकिन उसमें हमारा कोई टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा, क्योंकि
हमारी जो स्टेट है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल फोकस है, और उसकी वजह ये है, उनको भी पता है कि यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑल ओवर कंट्री जो प्रॉब्लम है उससे अलग हट करके हैं। इसीलिए यहाँ पर इंसेंटिव दिए जाते हैं, पैकेज दिए जाते हैं, और बार बार अभी हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, आप देखिए कि पिछले 2 महीने में 3 बार यहाँ पर उन्होंने विजिट किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने यहाँ पर विजिट किया है। किस लिए किया है? क्योंकि ये एक स्पेशल केस है। जेके यूटी जो है एक स्पेशल केस है, और मैं ये जरूर चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैंने अपने पिछली जो रिप्रेजेंटेशन दी मैंने उनको उसमें बैट जो हमारी, क्योंकि जो पुराने केसेस हैं, तो मैंने एमनेस्टी के लिए बोला था कि बैट एमनेस्टी जो है इस बजट में दीजिए, ताकि जो पुराने केसेस हैं, और बहुत सारा, जो मैंने ललित जी ने बात ठीक कही कि जो हमें रेवेन्यू आ सकता है लोगों के, जो भी हम लोग उनकी डिमांड को मान करके वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, वो नहीं हो पा रहा। अभी आप पिछले देखिए, पिछले अगर 25 साल, या मतलब मैं ये कहूंगा कि उससे भी ज्यादा, अभी तक कोई कॉलोनी नहीं डेवलप की गई है। अभी तक कोई लैंड जो इंडस्ट्रियल जो लैंड है उसको डेवलप नहीं किया गया। सांबा में इन्होंने फेज 3 में, अब ये देखिए पिछले 10 साल से वहां पर उन्होंने शुरू किया हुआ है काम, आज भी वहां पर ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये क्यों नहीं ऐसा सिस्टम अडॉप्ट करते हैं जिसकी वजह से इनको रेवेन्यू भी आए, और नई चीजें जो हैं, नए इंडस्ट्रियल हब जो हैं वो डेवलप हों, नए जो मैं ये कहता हूँ रेजिडेंशियल एरिया, तो आप देखें वो पिछले 27 साल या 28 साल से कोई नई कॉलोनी नहीं बन पाई है आज तक। ये जो एजेंसीज हैं, चाहे वो जेडीए है, चाहे हाउसिंग है, चाहे कारपोरेशन है, क्या कर रहे हैं? मतलब 25 साल से नई कोई कॉलोनी डेवलप नहीं हो पा रही है, नई कोई कमर्शियल कोई एक मार्केट जो है उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग बातें करते हैं कि गुजरात में ये हो रहा है, पंजाब में ये हो रहा है। वहां की सिचुएशन को देखिए और जहां की सिचुएशन को देखिए, वहां पर आपको हर चीज की एक अलग अलग मार्केट दिखाई देगी, यहाँ पर नहीं है। अगर कपड़ा व्यापार है उसकी एक सेपरेट मार्केट है, यहाँ पर हजारों सैकड़ों दुकानें हैं। अगर वहां पर अगर गोल्ड की दुकानें हैं तो वो सेपरेट उसकी मार्केट है। तो यहाँ पर कोई इस तरह की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जो पुराने केसेस हैं उसमें एमनेस्टी दे करके, अब जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं लोगों के, इन्होंने कंज्यूमर के कर दिए। हमने अपनी तरफ से ये थैंक्स भी किया गवर्नर एलजी साहब को कि भाई ये एक बड़ा अच्छा कदम आपने उठाया है, लेकिन उसमें जो कमर्शियल अदारे हैं, इंडस्ट्री के हैं, वो क्यों नहीं उसको भी एक बार जो है सोच करके देखिए कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा। एमनेस्टी जो है उससे कितना एक रेवेन्यू, अभी तो मिल रहे पैसे, अब ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनाते रहे, क्या होगा? कोर्ट में केसेस चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे, आज की डेट में भी ये सेटल नहीं कर पा रहे। तो मैंने बार बार इनको रिक्वेस्ट की है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसको आप सेटल करिए, रेवेन्यू इकट्ठा करिए, नई इंडस्ट्रियल एरिया जो है, एरिया मार्केट जो है उसको डेवलप करिए, जो नए कमर्शियल अदारे जो हैं उसको डेवलप करिए, नई हाउसिंग कॉलोनीज जो हैं उसको डेवलप करिए। यहाँ से हमेशा रेवेन्यू आता है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से आएगा? अब जेडीए को रेवेन्यू कहाँ से आएगा जब तक कि वो नई डॉक्टर मनोज से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अपनी जो पॉपुलेशन है J&K यूटी की, उसके अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे एम्प्लॉइज करीब 4.25 लाख है। मुझे नहीं लगता एमपी में भी इतने एम्प्लॉइज होंगे, और करीब 38% जो बजट का हिस्सा है सैलरी और अब उसमें पेंशन कंपोनेंट में चला जाता है। कैसे इसको, अगर फिर सारा पैसा इनमें चला जाएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता जाएगा, वो लगातार गिरता जाएगा। देखिए, इसको दो तरीके से मैं देखूंगा। ये बात सच है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू पॉपुलेशन रेशियो देखें तो हमारे यूनियन टेरिटरी में बाकी स्टेट्स और बाकी यूटी से ज्यादा बहुत अच्छा है। तो एक तरफ आप देखें तो, क्योंकि आखिरकार बजट होता किसके लिए है? लोगों का लालन पालन, लोगों के डेवलपमेंट के लिए। सो पीपल डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट सैलरीज, ये एक ह्यूज चंक है जो कि यहाँ पे तकरीबन, ये अब एक तरीके से अच्छा कहिए या बुरा कहिए, जो भी है वो है। दूसरी तरफ लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जो सैलरी और पेंशन्स का जो कंपोनेंट है, हमेशा सरकार के लिए
ये बड़ा एक आसान सा तरीका होता है कि इसको हम टारगेट कर लेते हैं, करिए, नो प्रॉब्लम्स। आप करेंगे क्या? आप जॉब्स कम करेंगे जो आप कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स लगाएंगे, लेकिन साथ में गवर्नमेंट के कई ऐसे एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट का खुद का। आप देखिए, मैं बताऊं, अभी तो खैर यहाँ पे यूटी बन गई, वरना मैक्सिमम स्टेट्स में अपर हाउस नहीं हुआ करता था, मगर इतनी छोटी सी स्टेट में अपर हाउस रखा हुआ था, उतने सारे एमएलसीज को आप तनख्वाह दे रहे थे, वो कुछ नहीं। और मैं उसके बाद पूछता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर साहब आपको लगता है ये रिहैब सेंटर होता है, रिहैबिलिटेट करना हो, बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड होके अपर हाउस, हाँ, फिर उनको रिहैबिलिटेट करते हैं उनको, और वही नहीं, आप कभी भी देखिए यहाँ पे जितने भी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, वो भी सिक्योरिटी लेके बैठे रहते हैं, और वो सिक्योरिटी ही नहीं लेके रहते, उनके आगे पीछे वो, उन बेचारों की भी तो तनख्वाह आती है, फ्रॉम वेयर द मनी इज गोइंग टू कम। एक तो ये बात। दूसरी चीज, मैं ये कहूंगा कि ये तो एक कंपोनेंट, अगर दूसरा कंपोनेंट इसके साथ मिला दिया जाए, विच इज द एनर्जी पार्ट, तो सबसे ज्यादा एनर्जी बिलिंग की जो प्रॉब्लम है, एक तो हुआ टीएनडी लॉसेस, मैं भी टीएनडी लॉसेस में नहीं जाना चाहता, दूसरे जो लॉसेस होते हैं, मतलब द बिलिंग एंड द अमाउंट ऑफ जनरेशन ऑफ मनी, अगर उसकी बात देखें, अब मैं इसे सिर्फ जेएनके को नहीं देखूंगा, मैं इसमें कश्मीर अलग कर देता हूँ और जम्मू अलग कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि बिलिंग की प्रॉब्लम जो है उधर ज्यादा है, हाँ, इधर कम। लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो वो उधर ज्यादा और इधर कम, ये भी अपने आप में एक दिक्कत की बात है भाई। जहां लोग ज्यादा टैक्स कंप्लायंट हैं, जहां लोग ज्यादा सरकार को पैसा देने के लिए इच्छुक हैं, तो वहां उनका विकास भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये अपने आप में प्रॉब्लम्स तो है, ये बात मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात मुझे जो समझ में आती है कि सरकार को हर वक्त फिस्कल डेफिसिट को ही क्यों टारगेट करना है। मैं ये जानना चाहता हूं, ठीक है, आप कहेंगे कि इससे इन्फ्लेशन हो जाता है, इससे ये हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें आप सोचिए, आप एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदुस्तान को डेवलप करने वाले हैं, हिंदुस्तान को 21वीं सदी, और हम तरह तरह की बातें करते हैं, हम तो अब ब्रिटिश इकोनॉमी से भी आगे जा चुके हैं। कभी ये भी सोचिए कि जो भी अच्छे विकसित देश हैं, वहां कुछ कुछ चीजें तकरीबन फ्री हैं, चाहे वो हेल्थ हो, हेल्थ लोग एक बहुत बड़ा वो है। उसके बाद हमारे वहां एक तो मैक्सिमम चीजें आपने कंकरेंट लिस्ट में डाल करके कर क्या रखा है कि थोड़ा सरकार देखेगी, थोड़ा केंद्र सरकार देखेगी, थोड़ा राज्य सरकार देखेगी। अब उसमें होता क्या है, डुअल फंक्शन में न वो देखता है ना ये देखता है। जब व्हेन इट इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी देन इट इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, होता यूं है ना, कि कभी थोड़ा कहने के लिए वो, अच्छा जो पैकेजेस हैं, ये बात मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ, जो पैकेजेस दिए जाते हैं, फिगर्स बड़ी दिखाई देती हैं, 28,000 करोड़, 30,000 करोड़, लेकिन होता क्या है कि वो एक लेंथ ऑफ पीरियड में दिए जाते हैं, दे आर अकाउंटेड इन द बजट इटसेल्फ। तो होता क्या है कि एक्चुअली में वो आई वॉश होता है, क्योंकि वो तो ऐसे भी आ जाते, वो तो एनुअल बजट के हिसाब से देखेंगे तो अदरवाइज भी आएंगे। फिर सरकार की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब जैसे सरकार ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया पिछले 10 सालों में सैफरन का निकला क्या, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, सैफरन से निकला क्या? सैफरन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देख लीजिए बहुत ज्यादा, और उसके बाद उस हिसाब से ना यील्ड इंक्रीज हुई ना कुछ, क्योंकि मैंने खुद स्टडी करी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये तो एक बात। अब इनफैक्ट अगर टूरिज्म पे आते हैं, आप टूरिज्म पे भी आप देखेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर भी तो ऐसी जगह से कर, जैसे मेरे से पहले जो अरुण गुप्ता साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि आप इन्वेस्टमेंट ऐसा कीजिए जिससे आपको रेवेन्यू जनरेशन भी हो। ऐसा नहीं हो ना कि सिर्फ खर्चा तो हो गया, उसके बाद पैसा निकालते हो कोई पैसा नहीं, वो एक अपने आप में भारी दिक्कत है। और फिर आप ये भी देखिए कि जो भी इलाका हो, क्योंकि यूटी तो बहुत बड़ा एरिया हुई, यूटी को भी अंदर बाइफरकेट करना पड़ेगा हमें, जो इलाका बेहतर परफॉर्म कर रहा है विद इन द यूनियन टेरिटरी और जो ज्यादा टैक्स कंप्लायंट है, उसको आपको थोड़ा ज्यादा अच्छी तवज्जो भी देनी पड़ेगी भाई, सीधी बात है ये। एंड वन मस्ट नॉट फॉरगेट दैट जम्मू बीइंग द कॉरिडोर, ट्रांजिट कॉरिडोर है ये फॉर रेस्ट ऑफ द यूटी, यहीं से ही चीजें निकलेंगी। तो अगर यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्टर्स को, यहाँ पे हमारे जो बिजनेसमैन हैं, अगर उन्हें दिक्कत होगी, तो वो दिक्कत पूरे राज्य में हो जानी है, वो उसके स्नोबॉलिंग इफेक्ट होगा। जी ललित जी, आप जब
आपको जब प्री बजट मीटिंग के लिए बुलाया जाए तो इंडस्ट्रियलिस्ट की क्या एक दिक्कत है? एक तो है कि सन ऑफ द सॉइल को ऑनरशिप राइट मिलना चाहिए, लंबे समय से आप डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड भी आप रखेंगे दोबारा? ऐसे जी, ये डिमांड हम बड़ी देर से कर रहे हैं, पर अभी तक जी। इसके ऊपर क्या है कि जब लास्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को मिले तो कहते हैं हमको बाकी स्टेटों का डाटा ला के दे दीजिए, किसी ने फ्री होल्ड राइट किया है, हम उसके हिसाब से आपका हम उस हिसाब से वी आर रेडी टू डू। पर उसके बाद उनकी ट्रांसफर होगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आता है कि यहाँ पिछले 2 साल में 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरी बदल दिए इंडस्ट्री के लिए। तो इंडस्ट्री का जो भी नया आता है उसको टाइम लग जाता है, तो उसको उड़ा के या उसको सरकार बार-बार ललित जी सरकार बार-बार कहती है कि हम इन्वेस्टमेंट में फोकस कर रहे हैं, तो 4 प्रिंसिपल सेक्रेटरी पिछले 2 साल में बदल दिए। सरकार कितना फोकस कर रही है? बार-बार फिगर देखो दिखाते हैं। मेरे हिसाब से तो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री को तो उन्होंने एक लीस्ट प्रायोरिटी में रखा हुआ है। और अब मैं आपको बता, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात की, आज इंडस्ट्रियल सेक्टर जो एग्जिस्टिंग है वो 4 से 5 लाख लोगों को डायरेक्ट इंडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। दैट इज एट पार विद दी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है। और अगर आप देखिए कि जब इंसेंटिव की बारी आती है बजटिंग की, उसमें बड़ा मीगर सा अमाउंट रख दिया जाता है कि इंडस्ट्री को जी ये देंगे। अभी हमारा मेन जो एक रिक्वेस्ट है इस्तेम एलजी साहब से कि जो हमारे जो फिजिकल इंसेंटिव जो नए पैकेज में दिए गए हैं एट पार वो सारे हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को देने चाहिए, अगर उसको बचाना है तो। अदरवाइज क्या होगा, आप नई और पुरानी का आपस में कंपटीशन होगा, पुरानी वाला बंद कर देगा तो जितने पुराने एम्प्लॉय को निकाल लेगा। तो अल्टीमेटली बात वही की वही आ जाएगी कि हम जी अभी इतने लाख की एम्प्लॉयमेंट लाएंगे। सेकंड चीज क्या है कि पावर टैक्स, जैसे मनोज जी ने बोला, जम्मू के बड़ी के ट्रांसमिशन 7 से 8% है। कश्मीर जम्मू के ट्रांसमिशन लॉसेस अगर जो 55% पिछले 4-5 साल से ये अपना एक गाना गा रहे हैं कि हम कम करेंगे। अभी जो पावर टैरिफ इन्होंने प्रपोज कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, 2-4-5% का ये ऊपर नीचे करके शो कर रहे हैं। जबकि सर्क ने ऑर्डर किया था कि जब तक आप ट्रांसमिशन लॉसेस कम नहीं करेंगे हम पावर टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। अभी पीछे जब हमने बात की तो कहते हैं जी पावर तो हम यूटिलिटी पावर तो हम बढ़ाएंगे पर इंडस्ट्री को सब्सिडी दे देंगे। कितनी सब्सिडी दोगे इंडस्ट्री को? कोई नोटिफाइड तो करेगा ना। अगर उसके बाद तीसरी चीज जो हमारी मेन है कि वो है कि परचेज प्रेफरेंस। आज क्या हो रहा है कि माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर जो टोटल दैट इज क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या है जो कैंपे परचेज देगी वो तो उसमें भी हम लोगों को बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हमारे को पहले प्राइस प्रेफरेंस होता था। अब इन लोगों की आउटसाइड स्टेट में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, वो जैम में थ्रो आउट प्राइस पे माल दे देते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। स्टेट गवर्नमेंट के परचेज में क्या हो रहा है कि अगर हमारे यूनिट होल्डर का जो एट पार भी आता बाहर वाले के साथ प्राइस, कहते नहीं जी हम आपको जी 33% देंगे जी, 67% बाहर से देंगे। जबकि हमारे यूनिट होल्डर जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन तो हम पूरी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जब तक हमारे यहाँ ऑफिसर्स का माइंड सेट नहीं चेंज होगा ना लोकल इंडस्ट्री के बारे में, तो मैं तो कही मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि बजट में ये चीजें जो है आप फिजिकल इंसेंटिव लाइए, हमारे को पावर सब्सिडाइज कर दीजिए और हमारे को जो परचेज एटलीस्ट परचेज प्रेफरेंस दे दीजिए, तो हमारी इंडस्ट्री तभी इंडस्ट्री का सर्वाइवल हो सकता है। और जो हमारे अभी करंट इंसेंटिव है उनकी रिइंबर्समेंट टाइम पे होनी चाहिए। ललित जी समय का अभाव है, 1 मिनट में मैं अरुण जी से चाहूंगा कि वो कैसे बजट की कल्पना करते हैं। वैसे ही 1 मिनट में डॉक्टर मनोज जी से भी लूंगा और 1 मिनट ललित जी से भी लूंगा। अरुण जी 1 मिनट में आप बताइए कि आप 2023 जी हमारी सोच जो है वो बिल्कुल क्लियर है। हर सेक्टर को इसमें प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, चाहे वो जनरल जो बिजनेसमैन है, जो छोटे बिजनेसमैन है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत जो है गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। मेरी सोच जो है हमेशा यही रही है कि किस तरह से हम लोग जो है व्यापारियों को, और मैं कभी गवर्नमेंट के इस इशू के अगेंस्ट कभी नहीं जाता, लेकिन पॉलिसीज की वजह से कई बार हालात ऐसे बनते हैं कि हमें उनके उस पॉलिसी के अगेंस्ट खड़े होना पड़ता है। और मेरी सोच हमेशा यही रही है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए ट्रेन जा रही है श्रीनगर, यहाँ का व्यापारी जो है उस बात के लेकर परेशान है।
आज कटरा गई है तब भी लोग परेशान हैं, आने वाले दिनों में रिलायंस यहाँ पर आ रहा है तब भी लोग परेशान हैं। तो किस तरह से गवर्नमेंट जो है इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से हमारे व्यापारियों की हेल्प कर सकती है, तभी जो है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है हमारे जम्मू की और मैं कश्मीर की, यही कहूंगा कि जो हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। इकोनॉमी उन्हीं पे डिपेंडेंट है, जितनी चलिए भी अरुण जी, कलेक्शन चलिए है मोस्टली मनोज, कलेक्शन जो है वही चलिए, करते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट का फोकस जो है जी, वो कम है। चलिए हम आने चलिए वाले दिनों में चाहेंगे कि कोई इस अरुण तरह के प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर आए। अरुण जी मनोज जी से जानना चाहेंगे, मनोज जी यूटी जम्मू कश्मीर के लिए किस तरह का बजट होना चाहिए, किस देखिए, सेक्टर को सबसे पहली सबसे बात थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए। पहले ये जो इनोवेट, हर बार का राइट। 10-10 15-15% बढ़ा करके किया अमूमन जाता है, होता है, ऐसे अगर एक्सरसाइज भी की जाती है, हाँ, वो 10% उस तरह बढ़ाया से जाता तो है, काम नहीं बनने वाला, क्योंकि राइट वो तो राइट वही जो पुराना खाका है वो सामने आ जाता है। दूसरी चीज, रेवेन्यू जनरेशन के लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि हमारा ओन टैक्स रेवेन्यू कहां से आएगा। तीसरी बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो भी बताया जाता है कि 28,000 30,000, ये सारी चीजों को क्लियर कट बता देना चाहिए कि ये बजटरी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है। बिकॉज लोगों को ऐसे सपने मत दिखाइए जो कि बाद में उन्हें मालूम चले कि ये तो बजट का ही हिस्सा है। जी एंड और मेरा एक और मानना है कि फिस्कल डेफिसिट पे ज्यादा जोर ना डाला जाए, जिससे कि कोई भी नया इन्वेस्टमेंट ना हो पाए, जिसकी वजह से। जी ललित जी, आप कंक्लूड कीजिए, 1 मिनट में बताइए कि इंडस्ट्रियलिस्ट कैसा बजट चाहता है, 1 मिनट में, समय का अभाव है। सर इंडस्ट्रियलिस्ट जो चाहता है इस टाइम की दो चीज मेन हमारा फोकस, गवर्नमेंट शुड एक तो पावर टैरिफ को कम से कम ये 5 साल तक फ्रीज कर दे, ताकि ये कि जो नई इंडस्ट्री भी आ रही है उनको भी एक कॉन्फिडेंस रहेगी हम 5 साल की प्लानिंग करते। पहली चीज ये। दूसरी चीज है कि जो फिजिकल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं सेंटर पैकेज इंसेंटिव में, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट में से वो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को भी उसको दे दे। तीसरी चीज है मार्केटिंग सपोर्ट में जो है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की परचेज में हमारी इंडस्ट्री को जो है परचेज उनसे जो है अपनी परचेज एज पर देयर कैपेसिटी करनी चाहिए। और चौथी मेरी लास्ट एक है कि अभी जीएसटी ऑडिट स्टार्ट हो गया, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जीएसटी ऑडिट में अब माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर के जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ट्रेडर हैं, जिनकी 5-7-10 करोड़ रुपए तक की शेयर है ना, उनको जीएसटी ऑडिट के प्रीव्यू से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि जीएसटी की रिटर्न तो अपना मंथली भी फाइल हो रही है, तो उससे तो वहीं से वो चेक कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फिजिकल। अगर किसी को बुलाएंगे तो वहां पे हरासमेंट होगी। ये हमारे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते मैं एक मरतबा फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि बजट 2022-23 में जिस तरीके से बजट पेश किया गया था, उसमें अगर 101 रुपए का बजट हम बनाते हैं, उसमें मात्र 37 पैसे यानी 37 पैसे विकास पे लग रहे थे और 63 पैसे जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर मात्र 37% था और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 63% था, जिसमें भी सैलरी कंपोनेंट 29% था, अदर कंपोनेंट जो है 19% थे, पेंशन जो है 9% जा रही थी और इंटरेस्ट जो हम किसी बैंक से इंटरेस्ट लेते हैं सरकार चलाने के लिए वो करीब 6% जा रहा था। यानी 100 में से मात्र 37 पैसे या 37 रुपए जो है डेवलपमेंट पे खर्च हो रहे थे। धन्यवाद।